तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हॉबिन डकहुआ के लिखे हुए रैप को उस म्यूजिक ऑडिशन में गाता है और अब वह रैप वहां पर सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं पर म्यूजिक कंपनी का ओनर हॉबिन से काफी ज्यादा खुश होता है और वह अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या इसके बाद हमें कोई और भी ऑडिशन लेना है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हॉबिन के बाद एक और लड़का भी लाइन में लगा हुआ है। अब वह ओनर डकहुआ के फॉर्म को देखता है और उसकी फोटो देखते ही वह उसे लेने से मना कर देता है। दूसरी ओर डकहुआ एक कमरे में बैठा रैप की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट उस जगह पर आता है और डकहुआ से बोलता है कि हमने इस जगह पर अपना सिंगर चुन लिया है, तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते ही डकहुआ उस पर्सन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे वह लोग इस जगह पर गाने का बस एक मौका दे, उन लोगों को उसका गाना जरूर पसंद आएगा। तभी ओनर उस जगह पर आता है और डकहुआ से बोलता है कि हमें हमारा रैपर मिल चुका है, तो तुम अगली बार ट्राई करना। वहीं हॉबिन डकहुआ के लिखे गए रैप को गाकर उस जगह पर सिलेक्ट हो चुका होता है, जो देखकर डकहुआ को बहुत बुरा लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डकहुआ बस में काफी उदास बैठा अपने घर की ओर जा रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि इस दुनिया में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, सब लोग तुम्हें तुम्हारे लुक को देखकर जज करते हैं और मैं इस जगह पर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर लूं, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। और अब वह अपनी फीलिंग्स को रैप में कन्वर्ट करके उस जगह पर लिखने लगता है। तभी चलती हुई बस अचानक से ही रुक जाती है, जिससे डकहुआ के पास खड़ी एक लेडी नीचे गिरने लगती है। अब यह देखकर डकहुआ उस लेडी को वहां पर बैठने के लिए बोलता है, पर वह लेडी डकहुआ को देखते ही डर जाती है और डकहुआ को भद्दा बोलते हुए वहां से चली जाती है। जो सुनकर बस में बैठे सभी लोग डकहुआ का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं यह सब सुनकर डकहुआ को बहुत बुरा लग रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डकहुआ रात में सोने से पहले उस जगह पर रैप लिख रहा होता है। वहीं बगल में ही उसकी दादी सो रही होती है। अब डकहुआ उन्हें देखते हुए बोलता है, अब आपको इस जगह पर बस कुछ दिनों और इंतजार करने की जरूरत है, मैं यहाँ पर आपके सभी सपने जरूर पूरा करूँगा। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में एक जगह पर खड़ा डकहुआ स्कूल फेस्टिवल के एक पोस्टर को देख रहा होता है। तभी उस जगह पर यंसुक की एंट्री होती है और अब उसे देखते ही सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती है। तभी यंसुक डकहुआ को देखता है और उसके पास आते हुए उससे बोलता है कि तो तुम इस जगह पर अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हो। अब यंसुक को डकहुआ से बात करते हुए देखकर वहां खड़ी लड़कियां आपस में बात करने लगती है कि यह डकहुआ जैसे लूजर के साथ बात क्यों कर रहा है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, ऐसे नमूनों से दोस्ती करने के अपने ही कुछ फायदे होते हैं, इनसे दोस्ती करके तुम अपने जो चाहो वह काम इनसे करवा सकते हो। वहीं डकहुआ यह सब बातें सुन रहा होता है। अब डकहुआ गुस्से में यंसुक से बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर मेरे दोस्त बनने का नाटक क्यों कर रहे हो, मुझसे दूर रहो। और यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। अब हमें वोकल क्लास में डकहुआ को दिखाया जाता है, जो अपने सीट पर बैठा रैप लिख रहा होता है। तभी उस जगह पर हॉबिन डकहुआ को लात मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश मत किया कर, और तू यह जो लिखता रहता है इसका कोई फायदा नहीं। इस जगह पर तेरी शक्ल ही इतनी गंदी है कि वह लोग तुझे ऑडिशन देने ही नहीं देंगे। और अब हॉबिन और उसके सभी दोस्त डकहुआ का मजाक उड़ाने लगते हैं। डकहुआ हॉबिन के पैर के नीचे से अपनी डायरी वापस लेने की कोशिश करता है। तभी हॉबिन उसे किक करके दूर फेंक देता है और बोलता है, अपनी औकात में रह। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद डकहुआ स्कूल फेस्टिवल के पोस्टर के सामने खड़ा होता है। वहीं पोस्टर के नीचे एक सिंगिंग कंपटीशन का भी पोस्टर मौजूद होता है और अब डकहुआ उस सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वहां का फॉर्म ले लेता है। अब डकहुआ स्कूल से वापस घर जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में अपनी दादी को फूड स्टॉल लगाए हुए देखता है। डकहुआ को देखते ही उसकी दादी उससे पूछने लगती है, कहीं उसे भूख तो नहीं लगी, वह इस जगह पर बैठकर कुछ खा ले। डकहुआ मना कर देता है क्योंकि उसकी दादी उस फूड को बेचकर पैसे कमाती है, इसीलिए वह उस फूड को खाना नहीं चाहता था। तभी हॉबिन उस जगह पर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और डकहुआ को पकड़कर बोलता है, तो क्या तू इसी जगह पर रहता है। अब हॉबिन और उसके दोस्तों को देखकर डकहुआ की दादी को लगता है कि यह डकहुआ के दोस्त हैं और अब वह उन्हें देखकर उन्हें खाना ऑफर करती है। जो सुनते ही वह तीनों उस जगह पर बैठ जाते हैं और बुरी तरीके से खाना खाने लगते हैं।
और थोड़ी ही देर में वह स्टॉल में मौजूद पूरा खाना खा जाते हैं। वहीं वह आपस में बात कर रहे होते हैं, कहीं बाद में हमें इस खाने के पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। हॉबिन बोलता है, डकुआ की दादी हमें ट्रीट दे रही है तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों को जितना खाना है उतना खा सकते हो। वहीं खड़ा डकुआ यह सब कुछ देख रहा होता है, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। और अब वह लोग पूरा खाना खत्म करने के बाद उस जगह से जाने लगते हैं। तभी डकुआ की दादी उन्हें रोकती है और बचा हुआ खाना भी उनके लिए पैक कर देती है और बोलती है, अगर तुम्हें घर जाकर भूख लगे तो इसे खा लेना। और अब हॉबिन और उसके दोस्त वहां से जाते हुए बोलते हैं, दादी आपका खाना काफी ज्यादा अच्छा था, तो हम यह खाना खाने के लिए आते रहेंगे। और अब वह सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। वहीं जाते हुए वह उस पैक किए हुए खाने को फेंक देते हैं, जो देखकर डकुआ को काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन डकुआ स्कूल आता है तो वह देखता है कि हॉबिन और उसके दोस्तों ने ब्लैक बोर्ड पर डकुआ की दादी के खाने की काफी बुराई लिख रखी होती है। वहीं वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं कि वह कभी भी डकुआ के स्टॉल पर खाना खाने के लिए न जाए, उनका खाना सबसे घटिया होता है। वहीं डकुआ यह सब एक जगह से खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी हॉबिन उसके पास आते हुए बोलता है, रास्ते में क्यों खड़ा है मोटे, मेरे सामने से हट जा। और अब वह उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब दिखाया जाता है कि यनसुक कैंटीन में खाना ले रहा होता है। तभी वह देखता है कि हॉबिन और उसके दोस्त वहां पर डकुआ को बुरी तरीके से मारते हुए बुली कर रहे होते हैं। और हॉबिन डकुआ को इसीलिए मार रहा होता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि डकुआ भी स्कूल फेस्टिवल के सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। और अब वह डकुआ के एप्लीकेशन फॉर्म को फाड़ देता है और बोलता है कि तू मुझसे बराबरी करने की कोशिश मत कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। वहीं खड़ा यनसुक यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी जीहो बोलता है, यनसुक तुमसे दोस्ती होने से पहले सभी लोग मुझे भी इसी तरह ट्रीट किया करते थे। वहीं खड़ा यनसुक सोच रहा होता है, मैं इस स्कूल में इसीलिए आया था क्योंकि दूसरे स्कूल में मेरी भी यही हालत थी, और इस जगह पर आकर मुझे पता चला कि हर जगह पर ऐसे कमीने इंसान मौजूद होते हैं जिन्हें कमजोरों को परेशान करने में मजा आता है। अब हॉबिन डकुआ को मारते हुए उसके लिए खाना लाने के लिए बोलता है। डकुआ चुपचाप उनके लिए खाना लेकर आता है और अब वह उसे मारते हुए पानी लाने के लिए भेज देता है। और अब जैसे ही डकुआ हॉबिन के पास पानी लेकर आता है, हॉबिन उसे नीचे गिरा देता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। अब यह देखकर यनसुक के सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपनी प्लेट जीहो को देते हुए बोलता है, मैं 2 मिनट में वापस आया। वहीं हॉबिन डकुआ को बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी यनसुक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब उसे देखते ही हॉबिन बोलता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। अब यनसुक अपने बगल में देखता है तो उसके साथ होंगजे भी खड़ा होता है। तभी हॉबिन के दोस्त बोलते हैं, यनसुक हमने तुझसे पहले क्या कहा था, अगर अगली बार तू हमारे सामने आया तो हम तुझे बुरी तरीके से मारेंगे, तो अब पिटने के लिए तैयार हो जा। तभी जिनसोंग भी आकर यनसुक के साथ खड़ा हो जाता है और बोलता है, चलो फिर देखते हैं इस जगह पर कौन पिटने वाला है। तभी मिजिन बोलती है, जिनसोंग आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिनसोंग बोलता है, तुम परेशान मत हो, मैं इस जगह पर फाइट नहीं करूंगा। यनसुक बोलता है, हॉबिन मैं इस जगह पर डकुआ को अपने साथ ले जा रहा हूँ, तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तभी हॉबिन बोलता है, क्या तुझे पता है कि तू इस जगह पर कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तभी वहाँ पर वास्को की एंट्री होती है जो बोलता है, हॉबिन क्या तुझे पता है कि तू किसके सामने खड़ा है। अब वास्को को देखते ही हॉबिन ठंडा पड़ जाता है और बोलता है, वास्को मैंने सुना था कि तुझे काफी ज्यादा चोट लगी है, इसीलिए तू अपने घर पर आराम कर रहा है, तो आखिर तू स्कूल कब आया। वहीं यनसुक वास्को को देखकर सोच रहा होता है, कहीं यह इस जगह पर मुझसे बदला लेना तो नहीं चाहता है। तभी वास्को अपना फोन बॉम्बे को दे देता है और बोलता है, पिछली बार फाइट में मेरी फोन की स्क्रीन टूट गई थी और इसे ठीक करवाने में मेरे काफी पैसे लग गए, तो मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मेरे फोन के साथ वही हो। अब वास्को हॉबिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, चल फिर फाइट स्टार्ट करते हैं, तुझे इस जगह पर फाइट करने की कुछ ज्यादा ही खुजली है। अब वास्को को अपने सामने देखकर हॉबिन की बोलती बंद हो जाती है और वह गुस्से में अपने पास रखे टेबल पर लात मारकर उस पर रखा खाना गिरा देता है और बोलता है, मुझे पिटने का कोई शौक नहीं है, पर मैं अपनी यह बेइज्जती नहीं भूलूंगा।
और यह बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। अब यनसुक वास्को और जिनसोंग को एक साथ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं, अगर यह तीनों इस जगह पर एक साथ है तो इनका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। अब यनसुक पिछली बार के लिए वास्को से माफी मांगने लगता है। तभी वास्को बोलता है, आखिर तू डकुआ को बचाने के लिए आगे क्यों आया? यनसुक बोलता है, मैं बस इसकी मदद करना चाहता था। वास्को बोलता है, तो अच्छा, तू यह दिखाना चाहता है कि तू एक नाइस पर्सन है, तो आखिर उस दिन तू अपने रूममेट को अपने दोस्तों से क्यों पिटवा रहा था? और अब वास्को यनसुक पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर यनसुक डर जाता है। तभी बॉम्जे बीच में आ जाता है और वास्को को शांत करने लगता है। अब वास्को यनसुक के पास जाते हुए बोलता है, आज तो तू बच गया, पर अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलता हुआ वह वहाँ से चला जाता है। वहीं जिनसोंग को डकुआ की मदद करता हुआ देखकर मिजिन को काफी अच्छा लगता है। तभी कई सारी लड़कियां यनसुक को घेर लेती है और उसकी तारीफ करने लगती है। अब यनसुक डकुआ के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर डकुआ बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब यनसुक वहाँ पर पड़ा हुआ डकुआ का एप्लीकेशन फॉर्म उठाकर देखता है, जो बुरी तरीके से फट चुका होता है, और अब वह उसे उठाकर अपने साथ ले आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यनसुक अपनी रियल बॉडी में अपने दुकान में मौजूद होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मेरी नई बॉडी की वजह से स्कूल में मुझे कोई भी बुली नहीं कर रहा है, पर असल बात तो यह है कि मैं आज भी एक लूजर हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन यनसुक स्कूल के गेट पर खड़ा होता है। वहीं पूरे स्कूल में यह बात फैल चुकी होती है कि कल फाइट के दौरान यनसुक से डरकर जिन होबिन वहाँ से भाग गया था। वहीं खड़ा यनसुक सोच रहा होता है, भले ही इस नई बॉडी की वजह से मैं काफी ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल बन गया हूँ, पर असलियत में तो मैं आज भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ। तभी उस जगह पर डकुआ आता है। अब डकुआ को देखते ही यनसुक उसे उसका एप्लीकेशन फॉर्म देता है। तभी डकुआ गुस्से में बोलता है, यह नाटक करना बंद करो। मुझे पता है कि स्कूल का हीरो बनने के लिए तुम यह सब कुछ कर रहे हो। तुम हमेशा बोलते हो कि तुम मेरी तरह हो, पर हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं जानता हूँ कि तुम भी इस जगह पर मेरा फायदा उठाना चाहते हो, जिस तरीके से हॉबिन ने उठाया। वह मेरे लिखे गए रैप की वजह से सिलेक्ट हो गया, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में मेहनत करता रहूंगा और तब तक मेहनत करूंगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं, और एक दिन मैं भी इस जगह पर एमएनएम की तरह फेमस स्टार बनूंगा। यनसुक बोलता है, आखिर यह एमएनएम कौन है? डकुआ उसे बताता है कि एमएनएम दुनिया का बेस्ट रैपर है। लोग हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे और उसे परेशान करते थे, पर आज वह इस जगह पर एक सुपरस्टार बन चुका है। और यह बोलता हुआ डकुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर वोकल क्लास में हॉबिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर म्यूजिक कंपटीशन में वह क्या करेगा। तभी हॉबिन बोलता है, मैं और जोंकी इस कंपटीशन में एक साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और अगर हम दोनों इस जगह पर एक साथ हो तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। और तो और म्यूजिक कंपनी का ओनर भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा जीतना इस जगह पर तय है। दूसरी ओर डकुआ उन सभी लोगों की बात को इग्नोर करता हुआ अपने सीट पर बैठा रैप लिख रहा होता है, और यह देखकर हॉबिन को काफी गुस्सा आता है। अब दिखाया जाता है कि स्कूल के बाद हॉबिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर डकुआ को बुरी तरीके से मारता है और बोलता है, आज इस जगह पर तुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और अब वह डकुआ की डायरी को फाड़ देता है और बोलता है, तू मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। और अब वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर क्लास साफ करने की ड्यूटी आज यनसुक की होती है, और सभी के क्लास से जाने के बाद यनसुक अपने क्लास को साफ करने लगता है। वहीं पर यनसुक सोच रहा होता है कि स्कूल फेस्टिवल में म्यूजिक कंपटीशन भी है और क्लास के सभी लोग मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं, पर क्या मैं यह कर पाऊंगा? घर पर अकेले में मैं वैसे ही गुनगुनाता रहता हूँ, पर मैं लोगों के सामने गाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और अब उसे याद आता है कि पिछले स्कूल में जब भी उसके बुली उसे परेशान किया करते थे, वह घर वापस आने के बाद गाना गाया करता था, जिससे उसे अच्छा फील होता था। वहीं उसके गाने को सुनकर उसकी मॉम हमेशा कहा करती थी कि वह एक अच्छा सिंगर बन सकता है। और अब अपनी मॉम के बारे में याद करके यनसुक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब वह अपनी मॉम के साथ रहता था तब उसने मॉम की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की। दूसरी ओर डकुआ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वह सोच रहा होता है, भले ही इस जगह पर मैं कितनी भी मेहनत क्यों न कर लूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं कभी भी एमिनेम नहीं बन सकता हूँ। दूसरी ओर यनसुक डकुआ के उस फॉर्म को देख रहा होता है और अब उसे याद आता है कि इस जगह पर सभी ने हमेशा डकुआ का फायदा ही उठाया है।
जिस बारे में सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है और अब वह अपने दुख को कम करने के लिए उस जगह पर गाना गाने लगता है। अब यनसुक के गाने की आवाज डकुआ सुनता है। वहीं यनसुक की आवाज में काफी ज्यादा दर्द होता है, जिसे सुनकर डकुआ उसकी ओर खिंचा चला आता है और अब वह क्लास में आकर देखता है कि वह गाना यनसुक गा रहा होता है, जो देखकर वह काफी हैरान होता है। अब डकुआ को देखते ही यनसुक काफी घबरा जाता है। वहीं यनसुक का गाना सुनने के बाद डकुआ के आंखों में आंसू होते हैं। तभी यनसुक डकुआ को उसका एप्लीकेशन फॉर्म देता है। अब डकुआ यनसुक से पूछता है कि क्या यनसुक उसके साथ म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। यह सुनकर यनसुक को काफी अजीब लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।